हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका सुपर 30 प्रश्नोत्तर सीरीज की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम राजस्थान की वन और वन्यजीव संपदा के सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वन और वन्यजीव वाला भी, और अलग अलग भी कुछ मतलब पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन दोनों क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलियर हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो दोनों टॉपिक मैंने एक ही साथ इस वीडियो में रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है आज इस वीडियो में, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग हैं जिस पर वन आच्छादित हैं। प्रश्न आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर, कि जैसे राजस्थान का टोटल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें से कितने परसेंट जमीन है उस पर वन है, वन लगे हुए हैं, जंगल हैं। तो ऑप्शन में आपके पास 10, 15, 20 और 33%। तो इसमें 33% तो आप जानते हैं, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके आधार पर 33% होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अब कितना है वो अगर आपने याद कर रखा है तो आपने याद कर रखा होगा 9.57%, जो कि 2011 की जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वे करवाए जाते हैं उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ 9.57 तो ऑप्शन नहीं है, उस समय फिर आपको सही करना रहता है, क्योंकि अपना जनरल एग्जाम रहता है STC DL का, तो इतना ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते इसको। इस हिसाब से आप इसमें 10% सही करेंगे। बाकी अगर हायर लेवल का कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपके पास जो भी लेटेस्ट आंकड़े रहेंगे वो, और जो भी पॉइंट वाइज आंकड़े रहेंगे वो भी आपको वहाँ मेंशन करने रहेंगे। ओके। वैसे 10% है, ध्यान रखने के हिसाब से मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं एक मैप भी लिया है मैंने, जिसमें आप देख रहे हैं कलर बहुत कम है, और कलर किस तरफ है ये भी आप देख रहे होंगे। पूर्वी और दक्षिणी भाग में ही जंगल है, पूरा अपना जो मरुस्थली भाग है, जो पश्चिमी भाग है वो अछूता ही है, जंगल बहुत कम है वहाँ। चलिए, दूसरा प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम वन कानून पारित किए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जो रियासत, जो भी रियासत, जैसे चार ऑप्शन आपके पास, जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, इनमें से जिस रियासत ने वन कानून बनाए थे। तो कभी ऐसे प्रश्न, वैसे लगभग जो विद्यार्थी यहाँ इस वीडियो को देख रहा है तो 100% उसको आंसर आ गया होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों में आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कहाँ थी वनों की। जैसे दक्षिणी राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान है, खूब जंगल है। इससे भी पहले अगर बात करें रियासत काल में भी, तो राजा महाराजाओं के समय तो इतना प्रदूषण, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा वनों की कटाई वगैरह, तो उस समय इतना दबाव भी नहीं रहता था। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, चूंकि वहाँ वर्षा कम होती, उस हिसाब से फिर वन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे लोगों के लिए, पेड़ क्योंकि वहाँ बहुत कम है। तो इसी कारण से, और जो घटनाएं हुई हैं, पहली घटना हो, दूसरी घटना हो, और बहुत भयंकर लेवल की घटनाएं हुई थी, वो भी सारी की सारी जोधपुर रियासत में। अमृता देवी को कौन भुला सकता है। तो ये जो कानून है वो भी सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में बने थे। 1910 में यहाँ पर कानून बन गए थे कि किस प्रकार से लोगों को मतलब जंगलों का उपयोग कर सकते हैं या पेड़ नहीं काट सकते हैं, इस प्रकार के। और उसके जस्ट बाद में 1935 में कुछ दिनों बाद अलवर में भी इस प्रकार के वन कानून पारित किए गए थे। ये अपने भारत के आज़ाद होने से पूर्व की, यानी रियासत काल की बात है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन सा वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। अब इस तरह के प्रश्न, मतलब कि जब परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा, तो जैसे हम अपने परिवेश को देखते हैं, अपने चारों तरफ, जहाँ आप मतलब हमारा जो सौरपुर क्षेत्र है वहाँ, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो नीम के हैं। तो कभी कभी क्या कि जब इस तरह का प्रश्न हमने पहले देखा नहीं है, और जो वनों का प्रकार है उसको भी हमने देखा था है, वनों के प्रकार में भी हमने मतलब सरकार की तरफ से रक्षित, आरक्षित, संरक्षित, वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। और जलवायु के आधार पर भी जो सदाबहार हैं, उष्ण है, मरुस्थलीय, ये भी पढ़ रखा है। एक प्रकार और भी हैं जिसमें किसी खास पेड़ के नाम पर उनका मतलब नामकरण हुआ, जैसे दोगड़ा वन है या सागवान के वन है। तो वहाँ पर अगर फोकस नहीं किया और परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ गया तो प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि ऑप्शन जो आप आसपास देख रहे हैं वो भी तो उपलब्ध हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, पहला ही ऑप्शन अपना इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसको पक्का याद रखना आपको कि धोकड़ा के वृक्ष हैं, क्योंकि हमारे मतलब परिक्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो धोकड़ा बहुत ज़्यादा। जैसे आप जोगनिया माता वगैरह इस तरफ गए हो तो जो पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उस पर मतलब पत्ते नहीं नज़र आते हैं जब हम जाते हैं। अमूमन मेरे बैकग्राउंड में आप फोटो भी देख रहे हैं यहाँ, तो मतलब पतझड़ी वनस्पति है उस हिसाब से। केवल जो वर्षा ऋतु का समय है उसके अलावा बाकी जो समय रहता है उसमें ये किसी तरह की स्थिति में रहते हैं।
तो धोकड़ा वृक्ष हैं सर्वाधिक राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, प्रश्न इस तरह का भी बन सकता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, वनों का प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण में नहीं आने वाला प्रकार। मतलब प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण कर रखा है, लेकिन एक प्रकार ऐसा है जो उसमें नहीं आता है। अब वो कौन सा है? देखिए, आरक्षित, रक्षित और रक्षित को ही सुरक्षित भी कहा जाता है, अवर्गीकृत और संरक्षित। तो ये संरक्षित शब्द है जो उसमें नहीं आता है। अब ये प्रश्न बनाने के पीछे भी मेरा जो मकसद था, उसमें देखिए यहाँ रक्षित शब्द आ रहा है, यहाँ रक्षित शब्द आ रहा है, यहाँ रक्षित शब्द आ रहा है। तो अवर्गीकृत को कभी कभी इस तरह का भी मतलब मानव है, उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल ये चीज़ें थोड़ी जाती हैं। तो अवर्गीकृत वाले में कहीं ध्यान नहीं चला जाए अपना। वैसे पढ़ रखा है सबने, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो उसमें ज़रूरी और आपका सही हुआ होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। संरक्षित वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अपना, चौहटन बाड़मेर किस वन्य उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बहुत फेमस है ये, जीके में भी आपने पढ़ा होगा, पहले परीक्षाओं में प्रश्न भी आया हुआ है, तो ध्यान होना चाहिए हमें। ये चारों जो ऑप्शन हैं वो हमारे राजस्थान से जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, जिसमें कत्था, महुआ, खस और गोंद हैं। और चौहटन है, वहाँ कूमट नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कूमट ऐसे कहा जाता है, कदम भी कुछ जगह किताबें लिखती हैं, तो वो आपको याद रखना है। वो जो चौहटन क्षेत्र हैं वहाँ पर गोंद सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। वृक्ष कौन सा है? तो कूमट। इसके अलावा खस हैं, आप थोड़ा देखा होगा, मतलब अपना जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ महुआ, दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों के लिए जिंदाबाद काम है। फिर कत्था भी अपने दक्षिणी राजस्थान से मिलता है। ओके, छठा प्रश्न है अपना, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? अब मैंने फोटो दे दिया, बैकग्राउंड में फोटो भी आप देख पा रहे होंगे, विशालकाय बांस के पेड़ नहीं कहते हैं बांस। ऐसा प्रश्न हायर लेवल के एग्जाम में आता है, लेकिन आपको मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ये बात आ गई तो जो अपना पर्यावरण का क्या कहेंगे जिसको वर्गीकरण है, उसमें जैसे झाड़ी हैं, पेड़ हैं, घास हैं, उस वर्गीकरण में जो बांस है वो घास वाले वर्ग में आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अभी जैसे हरे बांस को काट रहे हैं, तो वो जो कानून लागू होता है हरे पेड़ को काटने पर, कोई सजा वगैरह ऐसा प्रावधान, तो वो बांस पर लागू नहीं होता। अभी सरकार ने उसको उस श्रेणी से निकाल दिया है। तो आदिवासियों का हरा सोना बांस, और इसी के नाम पे एक जिला भी है अपना, बांसवाड़ा। और आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी होता है, वो महुआ है, वो भी आपको याद रखना है। बाकी शानदार मतलब क्या कहें, इमारती लकड़ी के लिए सबसे खास वृक्ष सागवान है। फिर टसर रेशम उत्पादन के लिए अर्जुन, जिसमें स्टार फ्रूट लगता है, अर्जुन वृक्ष। तो इसका आंसर हो गया अपना बांस। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचवटी योजना में लगाए जा रहे 5 वृक्षों का सही समुच्चय है। देखिए, दमदार प्रश्न है ये। कोई भी विद्यार्थी जिसने एक बार नोट्स पढ़ रखे हैं लेकिन इतना इंटेंस नहीं, मतलब पूरा फोकस करके नहीं पढ़ा, वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकता है। वैसे पंचवटी शब्द कहाँ से आया वो आप सब जानते हैं, रामायण काल से लिया गया शब्द है, अपने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। अब यहाँ हम पंचवटी का मतलब 5 वटों का समाहार, अब यहाँ 5 पेड़ों का समाहार की तरफ जाना आपको, जिसमें ऑप्शन में आपके पास बड़, आंवला, अशोक, बिल्व और पीपल, ये 5 ऑप्शन है। फिर दूसरे में है बड़, नीम, फिर ये नीम एक और एक्स्ट्रा आ गया मतलब, और इसमें एक गुलमोहर शब्द एक्स्ट्रा आ गया। तो आपको बिल्कुल इसको पक्का याद करके जाना है। पंचवटी में बड़, आंवला, अशोक, बिल्व और पीपल, पहला ऑप्शन इसमें सही है अपना। और जो सरकार की योजना है उसमें भी इन 5 पेड़ों को, मतलब जो पंचवटी योजना थी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, उसमें इन 5 वृक्षों को ज़्यादातर लगवाया गया। अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं। और वैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी गाँव में जो लोग मतलब ऐसे हैं जिनको वाकई में उसकी जानकारी हो तो फ़ायदा रहता है, उन तक जानकारी मिल ही नहीं पाती। जैसे अभी वो एक मेड़ पर पेड़ लगाने का ऐसा कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना है, मैं भी ऐसा कुछ कह रहा हूँ, मतलब मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। मेरे पास मेरे साथी हैं, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, तो उन्होंने फ़ोन किया था इस प्रकार से कि आपको 100-150 रुपये का एक पेड़ पर सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, और आप मतलब 100, 150, 200 जितने पेड़ चाहें लगा सकते हैं। लेकिन लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं और ये चीज़ें रह जाती हैं। तो ये भी एक पंचवटी योजना थी जिसमें बड़ा, आंवला, अशोक, बिल्व और पीपल के वृक्ष लगाए जा रहे थे। इसको याद रखना है, टेक्निकल प्रश्नों में ये शामिल है, क्योंकि याद तो है, पता तो है, लेकिन एक भी वृक्ष इधर उधर चूक गए आप तो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां, प्रकृति के साथ हमारा बेहतर तालमेल रहा है खेजड़ी वृक्ष की पूजा राजस्थान वासी किस त्योहार पर करते हैं? देखिए, मैंने एक लाइन है ये थोड़ी ऐसे ही जोड़ दी है, प्रकृति के साथ हमारा बेहतर तालमेल रहा है।
अभी मतलब जो कोरोना क्राइसिस रहा था पिछले 2-3 महीनों में, तो आपने देखा बहुत भयंकर स्थितियाँ रही थी। इसी समय आपने ऑक्सीजन के बारे में भी सुना होगा कि इस तरह की स्थिति है कि ऑक्सीजन भी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ जब आप अपनी संस्कृति की तरफ झांक कर देखेंगे, पहले पेड़ों को मतलब काटने से रोका जाता है, नीम के पेड़ों को नहीं काटने वाले भी बहुत सारे, जैसे वो मतलब अंगूठी धारण कर ली भगवान की, तब नीम के पेड़ नहीं काटेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं, तो लोग कभी ऐसे अंधविश्वास भी कहते हैं उसको, लेकिन उसके पीछे का बहुत महत्वपूर्ण कारण अभी आपको समझ में आया होगा सबको। तो इस बेहतर तालमेल में ही खेजड़ी, जिसको अपना राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। अपने यहाँ खेजड़ी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी पूजा कब की जाती है, प्रश्न आ सकता है। और कब की जाती है, दशहरा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। एक लीलटास नामक पक्षी है, उसका दर्शन भी इस दशहरे पर किया जाता है और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ओके, 9वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी घास मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है मतलब आप सेवण है, दामन है, फिर एक करड़ अंजन, एक लास्ट ऑप्शन में दिया है, करड़ और अंजन दोनों अलग अलग घास हैं। और एक घास है जो आपके नोट्स में पार्थेनियम, इसका साइंटिफिक नाम ये भी लिखा हुआ होगा। मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब कि क्या कहते हैं, एलर्जी वगैरह की समस्या हो जाती है इससे। नाम आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस या गाजर, जरूरी देखी होगी आसपास खेतों में, मेड़ों पर, ऐसे रोड के साइड में उगी हुई रहती हैं भयंकर तरीके से। तो ये घास है, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। और याद रखना है, क्योंकि वन शब्द जब आएगा उस समय ये जो घास वगैरह हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाकी जैसे सेवण है, पौष्टिक है, ये सब आपको याद है। यही एक प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा अलग आ सकता है। अगला 10वां प्रश्न है, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। एक बार खेजड़ी का पहले प्रश्न आया है, फिर भी एक और प्रश्न मैंने लिया है, क्योंकि ये भी टेक्निकल प्रश्न में आता है, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने बढ़िया से रट रखा है उसका सही हो जाएगा, बाकी का गलत होना है। तो साइंटिफिक नाम में जितने भी अपने राज्य के सिंबल हैं उनका सबका साइंटिफिक नाम आपको याद होना चाहिए। मतलब आप रट नहीं पाए फिर भी एक दो बार आपको पढ़ के कम से कम जाना है, ताकि परीक्षा में संभावना रहे आपका प्रश्न सही होने की। तो पहला ही ऑप्शन सही है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। बाकी रोहिड़ा का है ये, टेकोमेटा अंडुलेटा, ऐसा ही कुछ नाम है। गजेला, गजेला आप समझ ही रहे हैं, गजेला बनेटी भी कुछ जगह लिखा हुआ आता है। और ऊँट का है जो भी अपना घरेलू श्रेणी में राज्य पशु हो गया है, तो ये भी याद रखना है, केमेलस डोमेडेरियस। और गजेला, गजेला ये हिरण का है, चिंकारा का। ओके, 11वां प्रश्न है अपना, धार्मिक स्थानों से जुड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है। ये भी एक काफ़ी शानदार बात कह सकते हैं अपन। अब धार्मिक स्थलों पर भी कुछ लोग बाग हैं जिनका इकोनॉमिकल मतलब आ चुका है इंटरेस्ट, इस हिसाब से कुछ चीज़ें थोड़ी डावाडोल हैं। बाकी हैं जहाँ पर मतलब स्थितियाँ अच्छी हैं वहाँ पर ओरण भी पाए जाते हैं आज भी। हमारे यहाँ भी एक दो मतलब आसपास में आप जब पता करेंगे तो कुछ भूमि ऐसी होती हैं जहाँ पर गांव का कोई भी व्यक्ति किसी पेड़ वगैरह को नहीं काट सकता, तो उसको ओरण कहते हैं। अपने यहाँ कुछ अलग नाम भी हैं, मैंने वो नाम भी लिए हैं। जैसे बन्नी शब्द भी आता है, मैंने सुना है भाई, मतलब देवनारायण की बन्नी से होकर गुजर रहे हैं, या ऐसा शब्द आपने भी सुना। एक तो बन्नी वो समझ गए आप, वो वाला बन्नी नहीं है। बन्नी मतलब एक छोटा मतलब जंगल का क्षेत्र है। और एक ये शब्द जरूर आपने सुना होगा, माड़। तो ये भी अपने यहाँ प्रचलित शब्द हैं, बाकी जंगल का ही लोकल नाम कह सकते हैं इसको। और एक जोहड़ शब्द आया है, जोहड़ किससे रिलेटेड है, तो जोहड़ एक तरह से एक कुआं है ना, पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां अपना, राजस्थान से संबंधित सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर टॉपिक से मैंने प्रयास किया कि एक आध प्रश्न ऐसा भी हो जिससे थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसके डेवलप होने की, और 2 4 5 प्रश्न और नए याद हो जाएं, या याद कर रखा तो दौरान हो जाए ऐसा। पहला है इसमें ऑप्शन, राजस्थान पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ प्रतिकूल थी तो स्वाभाविक रूप से ये होना ही था। तो ये तो सत्य है। राजस्थान में कुल 13 वन मंडल हैं, ये भी बिल्कुल आप मतलब आपको याद होगा, जिसमें सबसे बड़ा जोधपुर है, और वन क्षेत्र की दृष्टि से अपना उदयपुर है। ओह, मैं बोल भी गया, मतलब वो बताना ही है आंसर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मंडल इसमें भरतपुर दे रखा है, जो कि अब ये असत्य हो गया। ये आपको याद रखना है, कौन सा है, उदयपुर। ओके, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है अपना, केर, बेर, थुहर, फोग आदि वनस्पति किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं।
अब जब हम मतलब रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं या जो अपने वनों के प्रकार हैं वो पढ़ रहे हैं, उस समय इस तरह का ध्यान नहीं जाता है कि ये प्रश्न भी आ सकता है। अब प्रश्न कैसे आ सकता है, वनस्पति के नाम दे दिए और वहाँ से पूछ लिया कि भाई इसका प्रकार क्या आएगा, किस प्रकार में से ये प्रश्न बना है। तो अब यहाँ केर बेर थूहर थोहर कहते हैं अपने यहाँ, और ये भी एक झाड़ी टाइप का ही, इसमें कांटे लगे होते हैं, मतलब बहुत मोटे टाइप के और छोटे पत्ते होते हैं। मिश्रित पर्णपाती, शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क वन और सदाबहार। तो सदाबहार तो संभावना ही नहीं है, वैसे सही आंसर है वो शुष्क मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं, जो रेगिस्तानी एरिया है उसमें ये पाए जाते हैं, केर बेर थुहर और फोग। इसी प्रकार सदाबहार में कौन से पाए जाते हैं, फिर मिश्रित पर्णपाती में कौन से पाए जाते हैं, या सर्वाधिक पेड़ पाए जाते हैं दोगड़ा के, सबसे पहला प्रश्न देखा था तो वो इनमें से किस में है। इस तरह का विचार भी आपको रिविजन करते समय करना है और फिर पढ़ना है उनको। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है अपना, निम्न में से किस जिले में सागवान के वन नहीं पाए जाते हैं। अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो नॉर्मली हम जब मैप से पढ़ते हैं या थोड़ा सा भी आपने राजस्थान का मैप बहुत अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ हैं वो मतलब एक आसपास के ही हैं, पड़ोसी जिले हैं, और करौली हैं थोड़ा अलग हैं। इस हिसाब से आंसर दे देंगे तो वो करौली हो जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण 3-4 वृक्ष हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस तरह का प्रश्न भी वहाँ बन सकता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है अपना, किस प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। अब जलवायु के आधार पर जो बने हैं प्रकार हैं वर्गीकृत किया है, उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से हैं। तो उसमें शुष्क सागवान है, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं दोक वन है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार हैं, मिश्रित पतझड़ हैं। तो वो शब्द आप मतलब यहाँ भी समझ ही रहे हैं क्या मामला है, इसको याद रखना बहुत अच्छे से। लगभग 58%, 57-58% जो टोटल वन है उसमें से 57-58% है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क और थोक वन के अंतर्गत आते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में किस देश की संस्था सहयोग कर रही है। तो देश का नाम तो वैसे यहाँ आ गया तो आपने देख ही लिया, नाम है जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण संस्था है। कहाँ इसका योगदान, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। अब मैंने ये नाम इसलिए लिया क्योंकि जो अपने पेपर बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं और अलग सोचते हैं। जैसे मैटर वन संपदा का है, लेकिन अब जापान चले गए यहीं से सीधा मामला। तो इस प्रकार की कोई एजेंसी है, कोई संस्था है जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वहाँ प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक रहती है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही तैयारी करेंगे। ओके, और नाम ध्यान रखेंगे, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसमें जायका जो कि जापान की एक संस्था है वो काम कर रही है, सहयोग कर रही है। 17वां है अपना प्रश्न, राज्य स्तरीय वन विकास अभिकरण का गठन किस वर्ष हुआ। तो वन नीति भी बनी थी 2010 में ही, पक्का याद रखना, अगस्त 2010 में। ये अपने सेकेंडरी HM 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इससे पहले RS में भी आया हुआ, RS प्री में भी ये प्रश्न पूछा गया और इसके रिपीट होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ स्थित है। सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये तो सबसे बड़ा है, जैसलमेर में है, और ये सबसे छोटा। छोटे बड़े वाले प्रश्न छोटे एग्जाम में, DLED अपना छोटा एग्जाम है तो इसमें ये प्रश्न बन सकता है, ये आपको पक्का याद रखना है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट बस्टर्ड का संबंध किससे है। टाइगर, गोडावण, ऊंट और हिरण। तो फोटो तो आपके सामने है ही है, गोडावण इसका सही उत्तर है। और इससे रिलेटेड भी जो भी जानकारी जो जितना बढ़िया से आप याद कर सकते हैं आपको याद रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब इसका शिकार वगैरह होना, फिर ये राज्य पक्षी होना, तो इसके लिए मतलब जो प्रोजेक्ट चला था उसका नाम है प्रोजेक्ट बस्टर्ड, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखा हुआ है तो बस्टर्ड शब्द इसका साइंटिफिक नाम से निकल कर आया, उसी के आधार पर प्रोजेक्ट बस्टर्ड बन गया। जैसे टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बना। 20वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा अभयारण्य ने पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो ने ऐसे ही आ गया यहाँ, निम्न में से कौन सा अभयारण्य पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो आप जानते हैं मतलब राष्ट्रीय मृग उद्यान पक्षी तो गोडावण के अलावा नहीं पाए जाते हैं। सज्जनगढ़ छोटा, फिर ये इधर आ गया केवलादेव और सरिस्का। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है और यही मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है पक्षियों के लिए, नम भूमि भी कहा जाता है। फिर सलीम अली डॉक्टर, उनको भी आप ध्यान रखेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। सरिस्का भी प्रसिद्ध है हरे कबूतरों के लिए, वो भी ठीक बात है, वो भी आपको याद रखना है।
और हमने सलीम अली जी का नाम लिया था और ये भी हाजिर हो गए। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस क्षेत्र से है? मतलब प्रश्न जनरली बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा और उससे भी अलग तरीके से प्रश्न बनाना चाहें अगर एग्जामिनर, तो क्या प्रश्न बन सकता है? पक्षी चिकित्सा, फिर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट बस्टर्ड, सोशल फॉरेस्ट्री। शब्द ऐसे डाले कि उससे अगर आपने नहीं पढ़ा है पक्षी के बारे में या पक्षी वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं पढ़ा है, तो फिर आपका 100% गलत हो जाना है, वो ऐसी संभावना बनती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, इसमें पक्षी चिकित्सा से संबंधित है। पक्षी हॉस्पिटल कहाँ है? तो पक्षी हॉस्पिटल अपना जयपुर में है फर्स्ट। और पक्षीशाला अगर शब्द आ जाए तो वो अपना जोधपुर में है। और डॉक्टर सलीम अली हैं, उनका कार्यक्षेत्र कौन सा स्थान रहा था? तो ये फ़ोटो हैं, ये भी भरतपुर, मतलब वही है, केवला देव का ही है फ़ोटो। और केवला देव इनका मतलब कि कार्यस्थल रहा, वहाँ पर इन्होंने काम किया मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22वां, सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अब मैंने फ़ोटो लगाया, उस हिसाब से तो आप अनुमान लगाएंगे कि ये उड़न गिलहरी के लिए। और फटाक से एक पहला ऑप्शन पढ़ा और आंसर सही कर दिया, इस तरह का काम आपको नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उड़न गिलहरी, चौसिंगा, चीतल, वन औषधियाँ और उसके बाद उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन अपना चौथा सही है उपरोक्त सभी के लिए। इसमें उड़न गिलहरी आप देख पा रहे हैं यहाँ। उड़न गिलहरी का मतलब पंख नहीं होते हैं, उसके जो पैर हैं उनकी संरचना थोड़ी ऐसी होती है कि वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक जंप लगाकर जा सकती हैं, इसी कारण नाम हो गया उड़न गिलहरी। बाकी चौसिंगा, जिसको घटेल भी कहते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में घटेल कहते हैं, ऐसा एक छोटा हिरण वहाँ पाया जाता है। और हिमालय के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा वनौषधियाँ जहाँ पाई जाती हैं वो स्थान भी यही है। ओके, 23वां क्वेश्चन है अपना इंपीरियल सैंड गाउज। अब इसमें मैंने साइंटिफिक नाम ही ले लिया। प्रसिद्ध इसके लिए कौन सा अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है? तो रेत का तीतर भी कहते हैं, रेत का तीतर। और रेत का तीतर के अलावा उसको बटबड़ पक्षी भी कहते हैं, बटबड़ पक्षी। तो कहाँ है? तो गजनेर सही है, पहला ऑप्शन गजनेर अभयारण्य। बाकी नाहरगढ़, सुंदा माता, केसर बाग ये ऑप्शन में लिए मैंने, लेकिन आप जैसे ही अगर किसी विद्यार्थी को नाम याद है इंपीरियल सैंड गाउज किसका है, तो रेत का तितर तो बार बार पढ़ने से अब वो दिमाग में आएंगे आएंगे गजनेर है। तो नाम भी याद रख लेना आप, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। न तो बटबड़ पक्षी शब्द आएगा, न रेत का तीतर शब्द आएगा, ये शब्द आ गया इंपीरियल सैंड गाउज, तो फिर क्या करना है वो भी आप समझेंगे। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतुआलय नहीं है? अब देखिए 5 जंतुआलय हैं अपने यहाँ, तो 5 कहाँ कहाँ हैं ये अगर याद है तो प्रश्न बहुत ईजी हो जाएगा आपका। पहला जंतुआलय कहाँ बना था? 1876 में जयपुर में। फिर जोधपुर में है, कोटा में है, अलवर में नहीं है। तो 2 और शहर कहाँ हैं? उदयपुर और बीकानेर, वहाँ पर भी जंतुआलय है। कोटा में सबसे लास्ट बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया का फोटो भी पीछे लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। कैलाश, डॉक्टर कैलाश सांकला का फोटो है ये। टाइगर रिटर्न्स और द टाइगर नाम की 2 किताबें भी लिखी इन्होंने, शानदार। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही है प्रश्न में। बाकी राजेंद्र सिंह आप जानते हैं, वाटरमैन। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन। और जादव मोलाई पाएंग, वैसे अपने एसएससी में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी अन्य जैसे राजस्थान पुलिस का है या कोई अन्य एग्जाम ऐसा जिसमें करंट वगैरह या इंडिया लेवल का जीके आता है, वहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो फिर ये आपका स्वाभाविक रूप से बनेगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जादव मोलाई पाएंग, है ना। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, पुरस्कार वगैरह भी मिले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले अपने दम पर एक बहुत बड़ा जंगल तैयार कर दिया, इसीलिए इनका नाम हो गया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो कैलाश सांकला आप याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा विषय से चला गया लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान होना चाहिए। और कैलाश सांकला के बारे में थोड़ी सी यहाँ एक फ़ोटो मुझे मिल गया था, वो मैंने शामिल किया, ये आप पढ़ ही सकते हैं, पोज करके पढ़ लेना। ओके, अब आप वापस अगले 26वें प्रश्न की तरफ आते हैं अपन। प्रश्न है अपना, भीलवाड़ा का जिला वन्य पशु या पक्षी है? आप देखिए कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अपने ही जिले का है और वो पूछ लिया और उधर गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय पक्षी हैं वही अपने ज़िले का पक्षी भी हैं। ये एक स्कीम लाई थी ये राजस्थान सरकार 2015 में कि प्रत्येक जिला है वो किसी पशु या पक्षी के नाम से भी जाना जाएगा। उसका एक प्रतीक था कि उससे लोगों में थोड़ा संरक्षण की भावना आए। तो बाकी आप जानते हैं, कुर्जा खींचन ग्राम है एक जोधपुर का, तो जोधपुर का हो गया। भालू, फिर सुंदा माता जालोर आप जानते हैं। खड़मोर अपने जस्ट पास में अजमेर का जिला पक्षी हैं।
नेक्स्ट 27वां प्रश्न है अपना, पंचकुंड मृगवन किस जिले में स्थित है। इस तरह का प्रश्न भी, मृगवन कितने हैं टोटल आपने याद कर रखे हैं, 7 हैं। अब पंचकुंड के नाम से जो मृगवन है वो कहाँ है, तो पुष्कर अजमेर में है, इस तरह भी आपको याद रखना है। बाकी 2 जोधपुर में हैं, 2 जयपुर में हैं, इस तरह की चीज़ें अगर याद रखेंगे तो वो भी और अच्छी बात ही हैं। राजस्थान में कितने अखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं, 33। तीसरा ऑप्शन सही है, 33 टोटल अखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। मतलब क्या है, कौन सा मत्स्य कौन सा सबसे बड़ा है, इस प्रकार की चीज़ें भी और अगर आप याद रखते हैं, या जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये, उनको एक सारणी वाइज आप मतलब नोट्स में बना रखे हैं, उनको याद रख लेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपका उस सारणी से क्लियर हो जाएगा। ओके, 29वां प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म का पता लगाना है आपको। संरक्षित क्षेत्र और उसके आगे जिला है, तो जिला गलत दे रखा होगा, उसका आपको पता लगाना। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, बिल्कुल, तो ये तो सही हो गया। केसरबाग धौलपुर में है, सही है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, न कि जयपुर में, तो तीसरा ऑप्शन है वो मतलब कि युग्म गलत है, लेकिन ऑप्शन में आपको तीसरा ही राइट करना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे जब प्रश्न आते हैं उसमें जब ओमार सीट हम भरते हैं उस समय गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। बाकी सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में है, सवाई मानसिंह के नाम से जो वन संरक्षित क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर में है। और 30वां प्रश्न है अपना, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स बनाए थे। तो जैव विविधता से रिलेटेड भी जो रूल बने थे वो 2010 में ही बने थे। इससे पहले हमने एक पढ़ा था, वन नीति भी आई थी, अगस्त 2010 में आई थी, वो भी आपको याद रखना है। ओहो, तो लास्ट क्वेश्चन था अपना और इसका जवाब आपको देना था, तो अब जवाब देने का लफड़ा नहीं रहा, मतलब कमेंट में आप अब जवाब तो लिखने का काम नहीं रहा। और मैं वीडियो अब वापस, और कोई संभावना नहीं है, तो चलो आज थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो मतलब तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि आप गंभीर हैं थोड़ा सा। भले ही प्रश्न आ गए, आपको बहुत शानदार तैयारी है, तो भी इस तरह वीडियो एनालिसिस आप जब देखेंगे थोड़ा सा डेवलप भी होगा। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न बनने की संभावना कहाँ रहती है, किस तरह का प्रश्न बन सकता है, ये भी थोड़ी आपकी समझ विकसित होगी, ऐसी उम्मीद है। अब आप कमेंट में क्या लिखेंगे। ये जो टॉपिक था अपना, इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई ऐसा आपके मन में ऐसे ही प्रश्न आ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है कि ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए वहाँ पर कोई प्रश्न आ गया, चीटिंग करके नहीं, कहीं किताब से ऐसे उठा के नहीं, आपको प्रश्न टाइप कर देना पूरा। आजकल वॉइस टाइपिंग का सिस्टम है, तो अगर कोई लग रहा है कि इसका मतलब इस तरह का कोई प्रश्न आ सकता है और मैं अगर यहाँ कमेंट बॉक्स में डालूँ तो बाकी विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और थोड़ा सर को भी मतलब जवाब देंगे तो ठीक रहेगा, मतलब परेशानी होगी, ऐसा ही प्रयास कर सकते हैं आप। बाकी बहुत बढ़िया से लग जाइए अब धार पर तैयारी, क्योंकि समय जा रहा है। आज फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में मैंने मतलब जो ब्रॉडकास्ट था उसमें मैसेज किया भी था। 4 बजे तक ये मित्र खुला रहता है, तो सुबह 10 बजे आ जाएं आप और 4 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।